हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेंगू फीवर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डेंगू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ इसको डेंगू प्रोनाउंस करते हैं, इसको डेंगू नहीं कहते, इंग्लिश में डेंगू कहते हैं। तो डेंगू फीवर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम्युनिकेबल डिसीज के अंडर आता है। इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। तो ब्रेक बोन मतलब जब बोन ब्रेक होती है, बोन टूटती है, तो उस टाइम जैसा दर्द होता है वैसे ही डेंगू फीवर में भी पेन होता है, मसल्स में, जॉइंट्स में पेन होता है, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। नाउ डेंगू, सबसे पहले जो डेंगू है वो क्या है? मॉस्किटो बोर्न वायरल डिसीज। मतलब ये सबसे पहले तो क्या है, डेंगू क्या है? एक वायरस है। और इसको फैलाता कौन है, इसको स्प्रेड कौन करता है या फिर ट्रांसमिट कौन करता है, इस वायरस को ले जाता कौन है? वो एक मॉस्किटो होती है जो कि इस वायरस को ले जाती है। इसलिए ये क्या है? मॉस्किटो बोर्न वायरल डिसीज है। तो इसको क्या बोलते हैं? एर्बो वायरस बोलते हैं। एर्बो वायरस मतलब, एर्बो वायरस वो वायरस है जो कि क्या है, स्प्रेड किससे होता है? एर्थ्रोपोड से होता है। एर्थ्रोपोड बोर्न वायरसेस। तो एर्थ्रोपोड बोर्न वायरसेस वो होते हैं जिन वायरस को कौन ट्रांसमिट करता है? एर्थ्रोपोड ट्रांसमिट करता है। अब एर्थ्रोपोड क्या होता है? एर्थ्रोपोड क्या होते हैं? नॉन वर्टिब्रेट होते हैं, जिनके पास वर्टिब्रा नहीं होती लेकिन बॉडी होती है, लेग्स होती है, एंटीना भी होता है, तो उनको क्या बोलते हैं? एर्थ्रोपोड बोलते हैं। जैसे कि मॉस्किटो, तो मॉस्किटो या फिर जो इंसेक्ट्स हैं वो एर्थ्रोपोड में ही आते हैं, तो इसलिए इनको एर्थ्रोपोड बोर्न डिसीज बोलते हैं या फिर अर्बो वायरस बोलते हैं। जिसको, जिन वायरसेस को कौन फैलाता है? कोई इंसेक्ट फैलाता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो मॉस्किटो है ये इस वायरस को फैला रहा है। तो ये वायरस कौन सा है? ये डेंगू वायरस है। और इसको फैला कौन रहा है? वो कौन है? मॉस्किटो है। अब मॉस्किटो यहाँ पर क्या है? वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है? कैरियर, जो कि ट्रांसमिट करता है वायरस को, पैरासाइट को या फिर बैक्टीरिया को एक से दूसरी बॉडी में। तो जो कैरियर होता है, मतलब कि जैसे अगर बस है तो वो पैसेंजर को बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। इसी तरह से वेक्टर क्या होता है? जो कि जैसे यहाँ पर मॉस्किटो है तो मॉस्किटो वायरस को ले जा रहा है, मतलब मॉस्किटो के अंदर तो वायरस है लेकिन वो ट्रांसमिट कर रहा है ह्यूमन बॉडी तक। कौन पहुंचा रहा है? मॉस्किटो पहुंचा रहा है। तो ये क्या होता है? कोज बाय डेंगू वायरस। और ये किससे होता है? डेंगू वायरस से होता है। डेंगू वायरस को हम कैसे लिखते हैं? DEN फॉर डेंगू एंड V फॉर वायरस। तो ये डेंगू वायरस है और इसको ट्रांसमिट कौन करता है? मॉस्किटो करती है। मॉस्किटो कौन है? फीमेल मॉस्किटो है। और फीमेल कौन सी है? एडिस मॉस्किटो है ये। अब ये जो एडिस मॉस्किटो है ये फीमेल के ही काटने से ट्रांसफर होती है। ये डिसीज फीमेल अगर बाइट करे तो ही होती है, मेल से क्यों नहीं होती? क्योंकि जो फीमेल है वो एग्स देती है और फीमेल जो एग है वो ह्यूमन को बाइट करके ब्लड लेती है खाने के लिए। तो ह्यूमन का जो ब्लड है वो उसके लिए मील है, फीमेल मॉस्किटो के लिए, उनके एग्स को बड़ा करने के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए। वेयरएज जो मेल मॉस्किटो होता है वो फ्लावर्स के ऊपर बैठ के उसका नेक्टर लेता है, वहां से रस लेता है, जबकि जो मेल मॉस्किटो है वो बाइट नहीं करता ह्यूमन को, ओनली फीमेल ही करती है। अब ये जो फीमेल एडिस मॉस्किटो है इसके काटने से ही जो डेंगू फीवर है वो होता है। अब कौन कौन से इसमें दो स्पीशीज है प्राइमरली, एक है एडिस एजिप्टी और एक है एडिस एल्बोपिक्टस। ये दोनों स्पीशीज के काटने से क्या होता है? डेंगू फीवर होता है। अब ये जो एडिस मॉस्किटो है इससे डेंगू फीवर भी होता है, और भी डिसीजेज होती हैं जैसे कि चिकनगुनिया, जीका वायरस, येलो फीवर, ये भी एडिस मॉस्किटो के बाइट करने से ही होता है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो डेंगू है वो एक वायरस है और इस वायरस को ह्यूमन बॉडी तक कौन लेकर आता है? फीमेल मॉस्किटो लेके आती है। कौन सी फीमेल मॉस्किटो? फीमेल एडिस मॉस्किटो। और ये एडिस कौन सी है? एडिस एजिप्टी या फिर एडिस एल्बोपिक्टस ही ये बाइट करती है, तभी ये जो डेंगू फीवर है ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन में। अब इस डेंगू जो वायरस है इसके 4 सब टाइप्स होते हैं या फिर 4 सीरोटाइप्स होते हैं, मतलब 4 तरह के ये वायरस होते हैं। एक होता है डेंगू वायरस 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4 तरह के अलग अलग हैं। Infection with one serotype gives lifetime immunity only to that type. Suppose किसी पर्सन को डेंगू 1 वायरस हुआ था तो डेंगू 1 के लिए उसके अंदर लाइफ टाइम इम्यूनिटी बन जाती है। तो जैसे डेंगू 1 उसको हुआ तो उसके लिए एंटीबॉडीज बन गई, तो अब लाइफ टाइम उसके लिए इम्यूनिटी बन जाती है। लेकिन अगर डेंगू 1 हुआ है तो सिर्फ डेंगू 1 के लिए ही इम्यूनिटी बनेगी ह्यूमन के अंदर, इन तीनों के लिए, बाकियों के लिए नहीं बनेगी। तो जो भी पर्टिकुलर सीरोटाइप का इन्फेक्शन ह्यूमन को होगा उसके लिए उसके पास लाइफ टाइम इम्यूनिटी बन जाएगी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन विद अनदर सीरोटाइप इंक्रीजेस रिस्क ऑफ सीवियर डेंगू।
अब अगर एक बार सपोज डेंगू 1 से इन्फेक्शन हो गया और सेकेंड टाइम कौन सा डेंगू वायरस आया, डेंगू 2 आ गया, तो उसके लिए क्या है, एंटीबॉडीज नहीं बनी हुई बॉडी में, तो वो जो इन्फेक्शन है डेंगू 2 वायरस से वो और ज्यादा सीवियर होगा। क्योंकि अगर एक बार किसी पर्सन को डेंगू हो जाता है तो जो दूसरे सीरोटाइप्स हैं उनके लिए और इजी हो जाता है सेल्स के अंदर जाना, तो ये और ज्यादा सीवियर होता है। और अगर डेंगू 1 हुआ है तो मतलब कि ये प्राइमरी इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल जो पहली बार हुआ था, और सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब अगर दूसरा कोई भी टाइप का जो इन्फेक्शन है वो होता है डेंगू वायरस का, तो उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं, मतलब दोबारा डेंगू होना। तो अगर एक बार डेंगू हुआ है तो वो इतना सीवियर नहीं माना जाता, लेकिन अगर सेकेंडरी डेंगू वायरस आया है मतलब दूसरी बार डेंगू हुआ है तो वो बहुत सीवियर माना जाता है, क्योंकि वो सीवियर इन्फेक्शन कोज कर सकता है बॉडी में। अब ये कॉमन कब होता है, रेनी सीजन्स में, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि जो मॉस्किटोज हैं वो अपने एग्स देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्रीडिंग करते हैं और मॉस्किटोज का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि इंडिया हो गया और इंडोनेशिया और भी बहुत सारी जो कंट्रीज हैं इनमें आती है। तो ट्रॉपिकल जो कि हॉट वेदर होता है, सब ट्रॉपिकल जो कि वार्म सा वेदर होता है, वहाँ पर ये उन कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं इनके केसेस। अब ये कैसे स्प्रेड होता है, सबसे पहले वेक्टर मैंने आपको बताया, वेक्टर क्या होता है, जो कि डिसीज को स्प्रेड करवाने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर वायरस को स्प्रेड करवाने में हेल्प कौन कर रहा है, ये मॉस्किटो करवा रही है। तो ये मॉस्किटो कौन सी है, डेंगू वायरस के केस में ये फीमेल एडिस मॉस्किटो है। बाइट्स ड्यूरिंग डे टाइम, अब ये जो ज़्यादा एक्टिव जो होती है ये डे टाइम में होती है, जैसे कि 8 से 10 के बीच में सुबह मॉर्निंग के टाइम पर, या फिर लेट आफ्टरनून 2 से 4 के बीच में ये ज़्यादा एक्टिव रहती है, क्योंकि इस टाइम पर इसको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है और जो ह्यूमंस है वो भी एक्टिव रहते हैं इस टाइम पर। तो क्या होता है कि ये जो मॉस्किटोज है ये हम जो CO2 एक्सहेल करते हैं उससे ये अट्रैक्ट होते हैं, तो उससे ये समझते हैं कि ये ह्यूमन है, तो इसलिए बाइट करते हैं। तो ये डे टाइम में एक्टिव होती है, वेयरएज अगर हम मलेरिया की बात करें तो वो नाइट टाइम में एक्टिवेट होता है, एनोफिलीज मॉस्किटो। ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स ऑन लेग्स, अब इसकी पहचान क्या है कि एक तो ये ब्लैक कलर का मॉस्किटो होता है जो कि सारे ही होते हैं वैसे तो, बट इसकी जो ये लेग्स हैं इसमें देखो ये व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स हैं बीच बीच में, तो ये व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स होती हैं इसकी लेग्स के बीच में, तो ये इसकी पहचान है। अब ले एग्स इन क्लीन स्टेगनेंट वाटर, जो क्लीन वाटर होता है खड़ा हुआ पानी, वहां पर ये एग्स देती हैं। तो सपोज जैसे कि बकेट में पानी खड़ा हुआ है, पाइप्स में पानी है, या फिर टायर्स में पानी, तो कहीं भी अगर घर में पानी इकट्ठा हुआ है तो वहां पर ये क्लीन वाटर में एग्स ले करती है। वायरस एंटर्स ह्यूमन ब्लड, अब ये क्या करती है, एक बार ह्यूमन को बाइट करेगी और वायरस को क्या है ह्यूमन के ब्लड के अंदर छोड़ देगी। अब ब्लड में क्या है, मल्टीप्लाई होता है, अभी डिटेल में देख लेंगे कहाँ मल्टीप्लाई होता है, और क्या है फीवर देन आता है। मॉस्किटो गेट्स इन्फेक्टेड बाय बाइटिंग अ सिक पर्सन, अब ये कैसे बाइट होती है, देखो सारी एडिस मॉस्किटो तो इन्फेक्टेड नहीं होती, सारी तो डेंगू वायरस लेकर नहीं घूम रही, तो ये कैसे इन्फेक्टेड होती है। तो सपोज अगर कोई सिक पर्सन है जिसको डेंगू है किसी ह्यूमन को, और अगर हेल्दी एडिस मॉस्किटो उसको बाइट करती है तो ये इन्फेक्टेड हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, इसके जो गट है, मिड गट स्टमक के अराउंड ये जो वायरस है ये मल्टीप्लाई करता है और ये देन सलाइवरी ग्लैंड्स में मॉस्किटो के आ जाता है। तो जैसे ही ये दूसरे किसी ह्यूमन को बाइट करेगी तो उसके अंदर वायरस डाल देगी और ऐसे ही साइकिल कंटिन्यू रहेगी। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 3 to 14 डेज। तो जैसे ही ये वायरस को छोड़ेगी ह्यूमन के अंदर वायरस एंटर हो गया डेंगू वायरस, उसके 3 से 14 दिन में क्या है सिम्टम शो होने लग जाते हैं। लेकिन कॉमनली क्या है 4 to 7 डेज, ज्यादातर क्या देखा जाता है कि 4 to 7 डेज में ही सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है, सबसे पहले अगर हम मॉस्किटो की बात करें, एडिस मॉस्किटो की, तो इसके अंदर जो वायरस है डेंगू वायरस, ये गट के अराउंड मल्टीप्लाई होता है, मिड गट के अराउंड, तो स्टमक में अराउंड मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होकर ये कहाँ जाता है, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में जाकर स्टोर हो जाता है। तो जब ये बाइट करेगा मॉस्किटो अपनी प्रोबोसिस से तो या फिर टस से, तो ये ह्यूमन के अंदर ये वायरस को छोड़ देगा, ह्यूमन के ब्लड में ये वायरस एंटर हो जाएगा। तो वायरस एंटर हो जाता है ब्लड में थ्रू मॉस्किटो बाइट ह्यूमन के अंदर। अब वायरस क्या है, रेप्लिकेट करता है कहाँ पर, मोनोसाइट्स में, मैक्रोफेजेस में, जो कि क्या है व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप से, वहां पर जाके ये मल्टीप्लाई कर देता है। इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 14 डेज होता है, लेकिन कॉमनली क्या है 4 to 7 डेज में सिम्टम शो हो जाते हैं। तो जैसे ही ये इनमें मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता है तो सिम्टम शुरू हो जाते हैं। इस टाइम पर जो वायरस सबसे ज्यादा होता है, वायरल लोड सबसे ज्यादा होता है, तो ये फीवर स्टार्ट हो जाता है, जिसको फेब्राइल स्टेज भी कहते हैं, और भी साथ में अदर सिम्टम्स आते हैं जो हम आगे
आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है रिएक्ट करता है इस वायरस के लिए, रिएक्ट करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा और साइटोकाइंस बनाएगा। अब साइटोकाइंस क्या है, इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं। साइटोकाइंस क्या करते हैं, और ज्यादा इम्यून सेल्स को बुलाते हैं अपने पास, अट्रैक्ट करते हैं, इंफ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्स करते हैं और इनके अगेंस्ट फाइट करते हैं। अब सबसे यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब साइटोकाइंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। साइटोकाइंस का लेवल जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, वो परमिएबल हो जाती हैं। परमिएबल का मतलब उनमें से फ्लूइड लीक होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो डैमेज हो जाती है। ब्लड कैपिलरीज डैमेज हो रही है, उनसे फ्लूइड लीक हो रहा है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड कम रह जाता है और टिश्यूज में लीक हो जाता है फ्लूइड। तो प्लाज्मा क्या है, मूव आउट ऑफ ब्लड वेसल्स इनटू टिश्यूज। तो ब्लड वेसल से निकलकर फ्लूइड टिश्यूज में आ जाता है, जिससे क्या हो सकता है, अगर लंग्स में जाता है तो प्लूरल फ्लूइड हो जाता है। एसाइटिस, एब्डोमेन में अगर पेट में ये फ्लूइड भर जाता है तो उसको एसाइटिस कहते हैं। एडीमा, बॉडी में एडीमा हो सकता है। ब्लड बिकम्स थिक। अब देखो ये जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें ब्लड है और ब्लड सेल्स है और प्लाज्मा है, तो ब्लड सेल्स है और प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा जब बाहर निकल जाएगा ब्लड वेसल्स से तो अंदर क्या रह जाएंगे, ब्लड सेल्स रह जाएंगे। तो अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जब रेड ब्लड सेल्स जो है वैसे तो प्लाज्मा में पड़े हुए हैं, लेकिन जब प्लाज्मा ब्लड वेसल से बाहर निकल जाता है तो ये रेड ब्लड सेल्स रह जाते हैं इसमें ब्लड वेसल्स में। तो जब रेड ब्लड सेल्स रह गए सिर्फ, तो जो हिमेटोक्रिट है, हिमेटोक्रिट क्या होता है, हिमेटोक्रिट होता है कि रेड ब्लड सेल्स का जो वॉल्यूम है वो बताता है वो प्लाज्मा के अंदर कितना है। तो जब प्लाज्मा बाहर आ गया ब्लड वेसल से तो अंदर क्या रह गया, रेड ब्लड सेल्स रह गए। तो रेड ब्लड सेल्स जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज दिखती है, मतलब प्लाज्मा के कंपैरिजन में इनकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड वेसल के अंदर इंक्रीज दिखती है। तो नॉर्मल क्या होता है, 40 to 50% नॉर्मल होता है हिमेटोक्रिट, लेकिन फ्लूइड के लीक होने की वजह से ब्लड वेसल से टिश्यूज में चला गया फ्लूइड, इसलिए ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, आरबीसीज का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब खून क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। इसका मतलब नॉर्मल सा ये है। तो हिमेटोक्रिट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बाय, जो सीवियर केसेस उसमें क्या होता है, बाय अराउंड 20 to 25% ज्यादा हो जाता है। लीकेज लीड्स टू, अब जो मेन प्रॉब्लम्स आती है वो लीकेज की वजह से ही आती है। उससे क्या होता है, प्लाज्मा लीकेज होता है, और अगर प्लाज्मा ब्लड वेसल्स में सीवियर केसेस में बहुत ज्यादा लीक हो जाता है टिश्यूज में, तो क्या होगा, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम लो हो जाएगा। तो हाइपोवोलीमिया के कारण क्या होता है, शॉक होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, डेंगी शॉक सिंड्रोम। अब इससे ब्लीडिंग टेंडेंसी भी हो सकती है, क्योंकि क्या होता है, देखो ये जो डेंगू वायरस है ये बोन मैरो में जाकर वहां पर बोन मैरो सप्रेशन करता है, तो ये प्लेटलेट्स को भी अफेक्ट करता है। तो सीवियर डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो अगर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डेंगू हेमोरेजिक टेंडेंसी, मतलब उसमें क्या है, ब्लीडिंग हो जाती है, प्लेटलेट्स के काउंट कम होने से ब्लीडिंग होती है। अब फेजेस या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो अब फेजेस पढ़ते हैं डेंगू के, साथ साथ क्या क्या सिम्टम्स आते हैं फेजेस में वो हम पढ़ेंगे। तो ये साइन एंड सिम्टम्स भी हैं और फेजेस भी हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट फेजेस है, एक है फेब्राइल फेज, दूसरा है क्रिटिकल फेज और तीसरा है रिकवरी फेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेब्राइल फेज की। फेब्राइल नेम से क्लियर है, मतलब फीवर वाला फेज, जिस टाइम फीवर आता है। तो ये क्या होता है, डे 1 से 3 पे होता है। तो डे 1 to 3 पे क्या होता है, मतलब इंक्यूबेशन स्टार्ट पे। तो जब डे 1 से 3 में क्या होगा, वायरस इज मल्टीप्लाइंग इन द ब्लड, वायरस जो है मल्टीप्लाई कर रहा है ब्लड में। इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। WBCs क्या है, डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, बोन मैरो सप्रेशन भी करता है, तो WBCs डिक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा होता है, अदरवाइज क्या होता है, इन्फेक्शन में WBCs का काउंट इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर बोन मैरो सप्रेशन के कारण व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट डिक्रीज होता है, प्लस साथ में ही ये WBCs में ही जो मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, ये वायरस उन्हीं में मल्टीप्लाई होता है, तो वही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और कंज्यूम हो रहे हैं। इम्यून सिस्टम में भी कंज्यूम हो रही है, जो इम्यून रिएक्शन हो रहा है, इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट यहाँ डिक्रीज मिलता है। माइल्ड प्लेटलेट ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है, फेब्राइल फेज में फीवर आता है, तो सडन हाई फीवर आएगा डे 1 to 3 पे, ये होता है 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर हो सकता है। फीवर के साथ ही बहुत ज्यादा वीकनेस होगी, सिर दर्द होगा, आई पेन होगा, जिसको रेट्रो ऑर्बिटल कहते हैं, आईज के पीछे जो है पेन होगा, मसल एंड जॉइंट पेन होगा, बहुत ज्यादा मसल और जॉइंट में पेन होता है, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। रैशेस भी हो सकते हैं, नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है। तो ये फेब्राइल फेज है। उसके बाद आता है क्रिटिकल फेज।
क्रिटिकल फेज क्या है, डेंजरस फेज है। इसी फेज में क्या है, मोस्टली जो डेथ्स होती हैं वो इसी फेज में होती हैं। क्रिटिकल फेज जो है डे 3 से 6 तक रहता है। इसमें क्या होता है, फीवर ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पर तो फीवर रहता है, लेकिन डे 3 से 6 में फीवर ड्रॉप हो जाता है। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि पेशेंट अब ठीक हो रहा है क्योंकि फीवर क्या है, ड्रॉप हो गया है। लेकिन फीवर ड्रॉप होने का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट ठीक हो गया। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर फीवर ठीक हो गया है तो इसके मतलब और वार्निंग साइंस हैं, मतलब ये वार्निंग साइन है कि पेशेंट को और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ह्यूज, इस टाइम क्या होता है, ह्यूज रिलीज ऑफ साइटोकाइंस। जो साइटोकाइंस हैं वो बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं। तो इम्यून सिस्टम साइटोकाइंस रिलीज करता है। तो इम्यून सिस्टम का बहुत ज्यादा एक्टिवेट होने के कारण क्या होता है कि ये जो फीवर है ये तो ड्रॉप हो जाता है, लेकिन साइटोकाइंस के रिलीज होने की वजह से क्या होता है, जो कैपिलरीज है बहुत ज्यादा परमिएबल हो जाती हैं, इसलिए उनसे जो प्लाज्मा है वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है ब्लड वेसल से। तो अगर लंग्स में एक्यूमुलेट होता है वो फ्लूइड तो प्लूरल इफ्यूजन होता है, एब्डोमेन में होता है एसाइटिस होता है। ब्लड वॉल्यूम क्या है, बेसिकली ड्रॉप हो जाता है, हाइपोवोलीमिया हो जाता है। और क्या होता है साथ में, हिमेटोक्रिट का लेवल इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स में क्या रह जाते हैं, आरबीसीज रह जाते हैं। तो आरबीसीज की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड वेसल्स में ज्यादा होती है, प्लाज्मा कम होता है, इसलिए हिमेटोक्रिट इंक्रीज हो जाता है। और प्लेटलेट काउंट इस स्टेज पर क्या होता है, जल्दी से ड्रॉप होता है। मतलब ज्यादा जो प्लेटलेट का काउंट कम देखने को मिलता है वो किस फेज में मिलता है, क्रिटिकल फेज में मिलता है। इसमें दो चीजें हो सकती है, एक कॉम्प्लिकेशन क्या है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, और दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या है, डेंगू शॉक सिंड्रोम। सबसे पहले हेमोरेजिक फीवर का क्या मतलब है, यहाँ पर हेमरेज मतलब कि ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज होने की वजह से। अब प्लेटलेट काउंट क्या है, 1 लाख से कम हो जाता है और उससे भी ज्यादा नीचे नीचे गिरता जाता है सीवियर केसेस में। वैसे कितने होते हैं, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक नॉर्मल होता है। तो ये 1 लाख से कम होता जाता है इसमें हेमरेजिक फीवर में। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, इससे क्या होता है, क्योंकि ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि प्लेटलेट्स नहीं है तो ब्लीडिंग होगी। प्लेटलेट क्या करता है, क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। तो प्लेटलेट्स नहीं है तो ब्लीडिंग इजिली हो रही है। ब्लीडिंग गम से हो सकती है, नोज से हो सकती है। पटेके क्या है, जो टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत ज्यादा, वो रप्चर होती हैं, उनसे ब्लीडिंग होती है। तो जो बॉडी है उस पर स्मॉल टाइनी रेड स्पॉट्स से दिखते हैं। ब्लड इन स्टूल्स में ब्लड आ सकता है, वॉमिट में ब्लड आ सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है इस वजह से। तो ये सभी क्या है, वार्निंग साइंस हैं। उसके बाद है डेंगू शॉक सिंड्रोम। शॉक सिंड्रोम नेम से क्लियर है, शॉक में चल जाएगा पर्सन, मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा हाइपोवोलीमिया के कारण। तो सीवियर प्लाज्मा लीकेज के कारण ये होता है, जिससे हाइपोवोलीमिया हो जाता है। अब इसमें क्या आएगा, कोल्ड हैंड्स एंड फीट, क्योंकि ब्लड प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं हो रहा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम है नहीं, तो हैंड्स एंड फीट जो है कोल्ड हो जाएंगे। फास्ट वीक पल्स, टेकिकार्डिया होगा, पल्स फास्ट होगी लेकिन वीक होगी। ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, यूरिन आउटपुट लो हो जाएगा, रेस्टलेस और कंफ्यूज हो जाएगा पेशेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, पल्स प्रेशर जो है वो 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम हो जाएगा। पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। तो यूजुअली ये कितना होना चाहिए, 40 mmHg होना चाहिए नॉर्मली। तो मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है, डेंगू हेमरेजिक फीवर, हेमरेज मतलब ब्लीडिंग होना लो प्लेटलेट काउंट की वजह से। डेंगू शॉक सिंड्रोम, शॉक होना मतलब हाइपोवोलीमिया होना, ब्लड वॉल्यूम कम होना। क्यों होता है ये, सीवियर प्लाज्मा लीकेज के कारण। और ये सभी जो प्लाज्मा लीकेज है वो क्यों होता है, साइटोकाइंस के इंक्रीज होने की वजह से। अब नेक्स्ट आता है, अब इसी फेज में क्या है, सबसे ज्यादा केयर चाहिए होती है, मॉनिटरिंग चाहिए होती है। अगर यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता, प्रॉपर क्योर नहीं मिलता, तो जो है डेथ्स भी हो सकती हैं। रिकवरी फेज क्या है, डे 6 से 10 पे होता है। यहाँ पर जो पेशेंट है वो रिकवर करता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, वायरस पर हाईजैक कर लेता है, उसको कंट्रोल करने में सफल रहता है, सक्सेसफुल रहता है। प्लाज्मा लीकेज बंद हो जाती है और जो फ्लूइड लीक हुआ था वो दोबारा से ब्लड वेसल में जाना शुरू हो जाता है। बीपी स्टेबल हो जाता है, प्लेटलेट दोबारा से राइज होने लग जाते हैं। तो क्या है, दोबारा से पेशेंट रिकवर होने लग जाता है और इसमें रिकवरी रैश आता है। तो यहाँ पर रैशेज दोबारा अपीयर हो जाते हैं, लेकिन वो जो रैशेज हैं वो क्या है, रिकवरी रैश है। यहाँ पर जो रैश हुआ है ये इन्फेक्शन के स्टार्ट होने की वजह से हुआ है। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, सबसे फर्स्ट है NS1 एंटीजन टेस्ट।
NS1 क्या है, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1, जो कि डेंगू वायरस को डिटेक्ट करता है। तो डेंगू वायरस का क्या है, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन डिटेक्ट करते हैं। किसमें करते हैं, ये क्या बताता है, करंट इन्फेक्शन बताता है। तो शुरुआती के जो दिन होते हैं, स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं जब ये इन्फेक्शन होता है, उस टाइम पर एंटीबॉडीज नहीं बनी होती, उस टाइम पर जस्ट वायरस ही एंटर होता है बॉडी में। तो उस टाइम पर हम वायरस को देखते हैं, तो वायरस को डिटेक्ट करते हैं और एंटीबॉडीज डेवलप होने से पहले, इसलिए ये 1 to day 5 ऑफ फीवर, तो जब फीवर स्टार्ट हो उसके डे 1 से डे 5 तक ही ये काम करता है, अर्ली केसेस में ये डिटेक्ट करता है। तो ये बेस्ट टेस्ट है अर्ली डायग्नोसिस के लिए। अब लेट केसेस में क्या होगा, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे तो वायरस क्या है वो मार देती है इम्यून सिस्टम, तो हो सकता है कि वायरस जो है वो तब प्रेजेंट ना हो लेटर स्टेज पे, तब क्या होगा कि NS1 एंटीजन टेस्ट तो नेगेटिव आ सकता है, इसलिए सिर्फ अर्ली पे ही हम करते हैं। देन आता है IgM ELISA, ये क्या है, कंफर्मेटरी है। अब IgM एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया जाता है इसमें, जो कि डेंगू वायरस के अगेंस्ट बनी है। अब ये क्या है, पॉजिटिव आता है डे 5 के बाद। अगर इसको अर्ली पे करेंगे तो ये नेगेटिव आ सकता है, तो इसको हम डे 5 पे ही उसके बाद ही करते हैं, और ये जो है 2 to 3 मंथ्स तक पॉजिटिव रहता है। इसको कंफर्मेटरी टेस्ट बोला है WHO ने। उसके बाद आता है IgG ELISA। अब ये जो IgG एंटीबॉडीज है, ये क्या बताती हैं कि पास्ट में इन्फेक्शन था, अब पेशेंट क्या है, रिकवर हो गया, तो ये क्या है, पास्ट इन्फेक्शन को शो करती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर IgG एंटीबॉडीज भी बढ़ी हुई है पेशेंट में और IgM एंटीबॉडीज भी बढ़ी हुई है, तो क्या पता लगता है हमको कि पहले भी पेशेंट को डेंगू हुआ था, इसलिए IgG एंटीबॉडीज पास्ट इन्फेक्शन को शो कर रही है। IgM भी बढ़ा हुआ है, मतलब डेंगू दोबारा से हुआ है, क्योंकि IgM क्या है, अर्ली में देखते हैं, मतलब डे 5 के बाद, तो दैट्स क्वाइट अर्ली। लेकिन जो IgG है ये पास्ट को शो करता है कि पास्ट में डेंगू हुआ था, मतलब ये काफी टाइम बाद बनती है। तो IgM भी अगर राइज है IgG के साथ, इसका मतलब डेंगू दोबारा से हुआ है, तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन को शो करता है, जो कि सीवियर होता है। देन आता है RT-PCR। RT-PCR क्या डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट करता है वायरस RNA। तो ये क्योंकि RNA वायरस है, तो इसमें क्या है, सीरोटाइप का पता चलता है कि कौन से टाइप का डेंगू वायरस है, 1, 2, 3, 4 कौन सा है। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या देखने को मिलेगा कि WBCs का काउंट डिक्रीज है, ल्यूकोपीनिया है, प्लेटलेट का काउंट भी डिक्रीज देखने को मिलेगा, हिमेटोक्रिट इंक्रीज देखने को मिलेगा, और PTINR क्या होगा, प्रोलोंग होगा सीवियर डेंगू में, क्योंकि सीवियर डेंगू में क्या है, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है, इसलिए PTINR प्रोलोंग होगा, मतलब ब्लड जल्दी से क्लोट नहीं हो पाएगा। अब इंटरप्रेट कैसे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर तो प्लेटलेट्स भी डिक्रीज हो रहे हैं प्लस हिमेटोक्रिट क्या है, राइज हो रहा है, प्लेटलेट डिक्रीज हो रहे हैं, हिमेटोक्रिट राइज हो रहा है, इसका मतलब अगर हिमेटोक्रिट राइज हो रहा है ब्लड वेसल्स में, तो इसका मतलब प्लाज्मा जो है ब्लड वेसल से बाहर निकल गया है, तो ये क्या बताता है, प्लाज्मा लीकेज बताता है। दूसरा आता है प्लेटलेट भी डिक्रीज हो रहे हैं और हिमेटोक्रिट भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या बताएगा, ब्लीडिंग। अब जब ब्लीडिंग हो रही है तो उसके साथ तो रेड ब्लड सेल्स भी जा रहे हैं ब्लड वेसल से बाहर, तो अगर हिमेटोक्रिट भी रिड्यूस है और प्लेटलेट भी रिड्यूस है, तो इट मींस ब्लीडिंग बॉडी में हो रही है, तो ये ब्लीडिंग बताता है। अब ट्रीटमेंट क्या है, तो देखो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि कोई एंटीवायरल ड्रग है जो कि डेंगू के लिए होते हैं, ये इसके लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है वेक्टर कंट्रोल। वेक्टर कंट्रोल मतलब मॉस्किटो को किल करना, तो एक तो पानी इकट्ठा ना होने दे, और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो स्प्रेज वगैरह हैं वो होते हैं, तो उससे क्या है वेक्टर कंट्रोल हो सकता है। साथ में आप अपना प्रिवेंशन रख सकते हैं, फुल स्लीव्स के क्लोथ्स डाल लें, तो ये सभी चीजें होती हैं, और स्प्रेज लगानी, क्रीम्स लगानी जो मॉस्किटो रिपेलेंट होती हैं। और देन आता है अर्ली डिटेक्शन एंड एक्सेस टू प्रॉपर मेडिकल केयर। तो इसमें क्या है, डेंगू जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाए और प्रॉपर सपोर्टिव केयर मिले, उतना जल्दी जो है ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट रिकवर हो जाता है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर सीवियर डेंगू। अब अगर सीवियर डेंगू हो गया है तो उसके लिए क्या है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उसमें भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर कोई मेडिसिन है डेंगू के अगेंस्ट। तो सबसे पहले आता है फेब्राइल फेज। तो सबसे ज्यादा जो इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, फ्लूइड्स देना, चाहे ओरल फ्लूइड्स है चाहे IV फ्लूइड्स है, डिपेंड करता है किस स्टेज पर है। क्यों फ्लूइड्स दे रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मा लीक हो रहा है, ब्लड वेसल से बाहर जा रहा है, हाइपोवोलीमिया हो रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम लो हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम फ्लूइड देते हैं। तो फ्लूइड्स 2.5 to 3 लीटर पर डे फॉर एडल्ट्स क्या रहता है, टारगेट रहता है।
साथ में ही फीवर के लिए पैरासीटामोल देना है, जो कि सिर्फ पैरासीटामोल ही सेफ है इसमें फीवर के लिए देना, और रेस्ट करना, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना, गुड न्यूट्रिशन देना। इसमें पेशेंट को सॉफ्ट डाइट देनी होती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, एनसेड्स नहीं देने, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, क्योंकि ये ब्लीडिंग की टेंडेंसी को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, ये बिल्कुल नहीं देने। एंटीबायोटिक्स नहीं देनी। एंटीबायोटिक्स कब देनी होती है, सपोज अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है और कोई बाहर से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है, तब एंटीबायोटिक देने, अदरवाइज अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है एंटीबायोटिक्स नहीं देने। कोई आईएम इंजेक्शन इसमें नहीं लेना होता, सिर्फ पैरासीटामोल देना होता है, विच इज अ सेफ ड्रग। स्टेरॉइड्स नहीं देने होते। देन क्रिटिकल फेज, अगर पेशेंट क्रिटिकल फेज में है, जो कि सेकेंड फेज था, इसमें मेन ट्रीटमेंट क्या होता है, फ्लूइड मैनेजमेंट। सबसे पहले फ्लूइड को मैनेज किया जाता है। प्लेटलेट का काउंट जो है या फिर प्लेटलेट्स को देना वो प्रायोरिटी नहीं होती। तो हाइपोवोलीमिया या फिर शॉक को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले फ्लूइड देना होता है। अब क्रिटिकल फेज है तो आईवी फ्लूइड्स इसमें देने होते हैं। प्लाज्मा लीकेज के कारण हम दे रहे हैं अगेन नॉर्मल सलाइन सबसे पहले, या फिर रिंगर लैक्टेट हम दे सकते हैं। गोल क्या रहता है हमारा, जो यूरिन आउटपुट है वो लो ना हो। यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए, 1 ml पर kg पर आवर से ज्यादा होना चाहिए। सो सपोज अगर 60 kg का पर्सन है तो 60 ml पर आवर एटलीस्ट फ्लूइड होना चाहिए, यूरिन आउटपुट होना चाहिए। अब अगर शॉक सिंड्रोम है, डेंगू शॉक सिंड्रोम हुआ है, तो तब क्या करना है हमको, रैपिड आईवी फ्लूइड देना है, बोलस। क्रिस्टलॉइड्स पहले देने हैं। क्रिस्टलॉइड्स मतलब नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट। अगेन गोल हमारा ये रहेगा, यूरिन आउटपुट इतना होना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स क्रिस्टलॉइड से नहीं मिल रहा तब हम कोलॉइड्स देंगे, जैसे कि एल्ब्यूमिन, हाइड्रोक्सी एथाइल स्टार्च। तो कोलॉइड्स क्या करते हैं, ये खींचते हैं फ्लूइड्स को ब्लड वेसल्स में वापस। अब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कब देना है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट, ये तभी देना होता है अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है और साथ में क्या है, प्लेटलेट काउंट 50,000 से कम है, या फिर ब्लीडिंग नहीं हो रही लेकिन प्लेटलेट काउंट 10,000 से कम चला गया है, तब प्लेटलेट्स ओनली ट्रांसफ्यूज करने होते हैं। तो 10 to 20,000 बेसिकली इतनी रेंज में प्लेटलेट्स अगर हैं, अगर 20 से ऊपर है तो हम प्लेटलेट नहीं देते। अगर ब्लीडिंग नहीं है और 20 से ऊपर प्लेटलेट्स हैं, मतलब 20 है, तो हम नहीं देते प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। सिर्फ अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है या फिर प्लेटलेट 50,000 से कम है, तब हम क्या करते हैं, प्लेटलेट को इन्फ्यूज करते हैं। अब हमने मॉनिटर क्या करना है यहाँ पर कि प्लेटलेट्स डिक्रीज हो रहे हैं और हिमेटोक्रिट इंक्रीज हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि लीकेज है, प्लाज्मा लीक हो रहा है, क्योंकि हिमेटोक्रिट मतलब आरबीसीज का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब खून गाढ़ा हो रहा है। गाढ़ा कब होगा, जब प्लाज्मा लीक हो रहा है। तो मेन यहाँ पर क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, तब हमने क्या करना है, फ्लूइड को इंक्रीज करना है। अगर प्लेटलेट डिक्रीज है और हिमेटोक्रिट भी डिक्रीज है, इसका मतलब ब्लड वेसल से ब्लड सेल्स भी बाहर जा रहे हैं, आरबीसीज भी बाहर जा रहे हैं। वो कब जाते हैं, जब ब्लीडिंग होती है। और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हम क्या करेंगे, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स देते हैं, साथ में ही फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी देते हैं। देखो आरबीसीज, पैक्ड रेड ब्लड सेल से क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जो प्लाज्मा है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, उसमें क्या वॉल्यूम तो है ही है, साथ में ही जो क्लोटिंग फैक्टर्स है वो भी है, जो कि ब्लीडिंग को रोकेंगे। साथ में ही प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देना है, तब देना है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, ये 2 केसेस में देना है कि अगर तो एक्टिव ब्लीडिंग है और साथ में ही प्लेटलेट जो है वो 50,000 से कम है, या फिर ब्लीडिंग नहीं है लेकिन प्लेटलेट जो है 10,000 से कम चले गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूरिन आउटपुट अगर 30 ml पर आवर से कम हो रहा है तो ये डेंजरस है, इट मीन्स ब्लड वॉल्यूम नहीं है बॉडी में, मतलब हाइपोवोलीमिया हो गया है। तो ये सभी चीजें मॉनिटर करनी है। आई होप आपको डेंगू क्लियर हुआ। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।